बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिजर अहमद उसामा और आप देख रहे हैं एमके प्रिपरेशन का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में जो हमारा चैप्टर 19 का रिमेनिंग पार्ट था एक्सरेज और लेजर, उसको डिस्कस करेंगे। एक्सरेज के बारे में पढ़ेंगे, उसके कितने टाइप्स हैं उसको देखेंगे और आगे उनकी एप्लीकेशन देखेंगे। उसके बाद लेजर की बात करेंगे। तो लेजर का इंट्रोडक्शन है, उसके साथ कौन कौन सी टर्म्स एसोसिएट हैं वो डिस्कस करेंगे। और फिर लेजर की एक टाइप जो हीलियम नियॉन लेजर, उसके बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में लेजर की एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। इसमें एक्सरेज के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। एक्सरेज क्या होती हैं? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जिनकी वेवलेंथ जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10 की पावर -10 मीटर होती है। तो इस रेंज में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉल करती है उनको हम एक्सरेज कहते हैं। अब एक्सरेज को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है उसके लिए ये एक ओरिजिनल इमेज है एक्सरे ट्यूब की, और यहाँ पे एक स्कीमेटिक डायग्राम है। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन गन है जिसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास रोटेटिंग एनोड डिस्क है, ये बेरिंग है, ये रोटेटर है जो इस डिस्क को कंटिन्यूसली घुमाता रहता है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास फिलामेंट है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जब प्रोड्यूस होते हैं तो हम एनोड और कैथोड के दरमियान में ये हाई वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट करते हैं, जो कि 30 किलोवाट से लेकर 150 किलोवाट से 150 किलोवाट तक होता है। उससे होता है क्या कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सेलरेट होते हैं टुवर्ड्स द एनोड, और जब ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इस रोटेटिंग एनोड के साथ टकराते हैं तो एक्सरे बीम जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पे इस एनोड को मुसलसल रोटेट इसलिए किया जाता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी डिसिपेट होती है इन द फॉर्म ऑफ द हीट, यानी कि ऑलमोस्ट जितनी एनर्जी यहाँ पे इम्पार्ट हो रही होती है उसका 99% जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है, और ओनली 1% जो है वो कन्वर्ट होता है एक्सरेज में। दैट इज वाई इस टारगेट को रोटेटिंग रखा जाता है ताकि हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। और इस तरह के मटेरियल को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जिनके मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, जैसे कि टंगस्टन, जो मोलिब्डेनियम की बेस मोलिब्डेनियम की होती है उसके ऊपर टंगस्टन जो है वो कोट किया जाता है। इस तरह का मटेरियल यहाँ पर यूज किया जाता है और इस तरह से एक्सरेज जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर एक एक्सरे इमेज दिखाई गई है ह्यूमन हैंड की। यू कैन सी जो बोन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा जी, इसको फर्स्ट टाइम जो है वो रेंटन जो है उन्होंने डिस्कवर किया था 1895 में जर्मनी के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ वुर्जबर्ग के अंदर। वो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसके अंदर वो क्या कर रहे थे, वो एक ट्यूब के अंदर जो है वो कैथोड रेज जो थे उनको स्टडी कर रहे थे, और उस ट्यूब को उन्होंने कवर किया हुआ था कार्डबोर्ड के साथ। और यहाँ पर एक जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी वो कवर्ड पड़ी हुई थी। तो उन्होंने देखा कि जब जो जब कैथोड रेस को स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो 1 मीटर के फासले में पड़ी हुई थी और कवर्ड थी कार्डबोर्ड के साथ, वो ग्लो कर रही है। तो विच मीन्स उन्होंने यहाँ से इंडिकेट किया कि कोई ना कोई ऐसी रेज यहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं जो इस कार्डबोर्ड को, इस कवरिंग को जो है वो पेनिट्रेट करके इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन को यहाँ पर ग्लो करवा रही है। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने इसको नाम दिया एक्स रेज का। और ऑलमोस्ट एक्स रेज की तमाम जो करेक्टरिस्टिक्स थी वो उन्होंने डिस्कवर कर ली थी। ऑलमोस्ट 99% जो वर्क था एक्सरेज का वो उन्होंने डिस्कवर कर लिया था, और इसी के ऑनर में उनको 1901 में जो है वो नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया था। अच्छा, जब एक्सरे स्पेक्ट्रम की बात करें तो जो एक्सरे स्पेक्ट्रम है वो असल में हम उनको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज और एक होता है कॉन्टिन्यूस एक्सरेज। यहाँ पर आप एक एक्सरे स्पेक्ट्रम देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो आपको पीक्स नजर आ रही है ये के अल्फा और के बीटा, ये करेक्टरिस्टिक्स लाइंस कहलाती हैं। और बाकी ये जो नीचे बॉटम है इसको ब्रम स्टर्लिंग कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब फर्क क्या है करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज में और कंटिन्यूस एक्सरे में? तो उसके लिए ये इमेज देखिए, यहाँ पे आप देखिए हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस है, ये हमारा के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करता है किसी एटम के साथ तो मोस्ट प्रोबेबली चांस ये होता है कि वो उसके आउटर मोस्ट शेल में मोस्ट लूजली बाउंडेड जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको इजेक्ट करवाता है। नॉर्मली ये कंडीशन होती है। बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमारे पास एक हाई एनर्जी इस तरह का इंटरेक्टिंग पार्टिकल आता है जो बजाय एन शेल से या एम शेल से या एल शेल के वो के शेल के इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है। के शेल से इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है उसको वो इजेक्ट
कर देता है। अब जैसे ये के शेल वाला इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, तो ज़ाहिर सी बात है इस वैकेंसी को फिल आउट करने के लिए जो है वो एल शेल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर एनर्जी स्टेट में। इस तरह यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी एल के अंदर। इसको ओवरकम करने के लिए एम से जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा एल शेल की तरफ। तो जो इलेक्ट्रॉन या एल से के की तरफ आ रहा है वो के अल्फा पीक को इंडिकेट करेगा। इस तरह जो एम से एल की तरफ आएगा वो एल अल्फा जो इंडिकेट करेगा। यानी कि जो ट्रांजिशन होगी बिटवीन एल एंड के शेल उसको हम के साथ डिनोट करते हैं, और जो ट्रांजिशन होगी बिटवीन एम एंड एल शेल के दरमियान उसको हम एल से डिनोट करेंगे। एंड ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन ये जो जंप है इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, इसके दौरान जो रेस खारिज होती हैं, जो रेस निकलती हैं, उनको हम करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज का नाम देते हैं। दूसरी तरफ आ जाते हैं जी कंटिन्यूस एक्सरेज की तरफ। तो कंटिन्यूस एक्सरेज कब प्रोड्यूस होती है? जब जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी टंगस्टन न्यूक्लियस या किसी हैवी न्यूक्लियस के करीब से गुजरता है, तो उसकी वजह से, उस न्यूक्लियस की इंटरेक्शन की वजह से ये जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है ये स्लो डाउन हो जाता है, और थोड़ा सा पाथ भी चेंज करता है, स्लो डाउन भी हो जाता है। और इस स्लो डाउन होने के नतीजे में वो फोटोन एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज। और इस तरह की जो एक्सरेज होती है उनको हम कॉन्टिन्यूस एक्सरेज या ब्रह्मस्टर्लिंग एक्सरेज भी कहते हैं। अब चूंकि एनर्जी कंजर्व रहती है, तो जो एनर्जी अमिट होती है, जो ये फोटोन अमिट होता है, उसकी एनर्जी वही होती है जो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है। सो वी कैन से दैट के माइनस के प्राइम इज इक्वल टू एच एफ। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो सारी की सारी एनर्जी जो है लूज कर सकता है इस कोलिजन के दौरान, सारी भी कर सकता है और उसका कुछ हिस्सा भी कर सकता है। तो जो इस प्रोसेस के दौरान जो इलेक्ट्रॉन है वो स्लो डाउन होता है, और ये हर टारगेट के लिए जिस तरह का टारगेट होगा जिसके करीब जाते हुए ये स्लो डाउन हो रहा है, टारगेट के चेंज होने से इसका वो स्लो डाउन होने का जो पैटर्न है वो भी डिफरेंट होगा। अब वो पैटर्न अगर स्लो डाउन होने का डिफरेंट होगा तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जीज है वो भी डिफरेंट होगी, इसलिए जो एक्सरेज अमिट होगी वो भी डिफरेंट होगी। मतलब ये कि जिस तरह अगर आप टारगेट का मटेरियल चेंज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास कंटिन्यूस एक्सरेज की कौन सी रेंज आएगी। बाय वेरिंग द टारगेट मटेरियल, जो एक्सरेज है उसकी जो रेंज है वो भी जो स्पेक्ट्रम है वो भी चेंज हो जाएगा। अब चूंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल है उस एनर्जी के जो उसने अटेन की है ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। हमने पीछे बात की है कि इलेक्ट्रॉन जब अमिट होता है उसके गन से, तो उसको एक्सेलरेट किया जाता है थ्रू अप्लाइड पोटेंशियल। तो जितना अप्लाइड पोटेंशियल होगा उतनी ही वो जो एनर्जी है उसको गेन करेगा। दैट इज द काइनेटिक एनर्जी विल बिकम इज इक्वल टू क्यू ई वी। और कुलियन के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली रेस्ट पर आ जाता है, तो आफ्टर कुलियन जो एनर्जी होगी दैट इज के ई प्राइम इज इक्वल टू 0। वैल्यूज को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जो लैम्डा की वैल्यू वेवलेंथ आ जाएगी एक्सरे की, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस फार्मूला व्हिच इज एच ई ओवर क्यू ई वी। बाय दिस फार्मूला यू कैन कैलकुलेट द emitting एक्सरेज। अच्छा जी, एक्सरेज की एप्लीकेशन की बात करें तो जो साइंटिफिक एप्लीकेशन है तो उसमें सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है वो क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर जो होता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए होता है, जिसके लिए टेक्निक एक्सआरडी एक्सरे डायफ्रैक्टोमेट्री जो है वो इस्तेमाल की जाती है। और उसकी मदद से हम डिफरेंट जो क्रिस्टल्स हैं उनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो ऑब्जर्व कर पाते हैं। इंडस्ट्रियल जो उसकी कंपोजिशन है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो है उसकी अगर बात करें तो इसको जो रेल रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं, उनके जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एक्सरेज की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह रबड़ के या प्लास्टिक के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका जो एनालाइज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एयरपोर्ट पर या बस स्टेशन पर जो मुसाफिर हैं उनके लगेज को चेक करने के लिए भी एक्सरेज का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मेडिकल एप्लीकेशन है। मेडिकल एप्लीकेशन में एक्सरेज जो है वो बोन्स के स्केच के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बोन्स जो है वो टिश्यूज की निस्बत ज्यादा डेंस होती हैं। तो जब एक्सरेज पास करती है ह्यूमन बॉडी में से, तो वो एक शेडो कास्ट करती हैं बोन्स का ऑन द फिल्म। दैट इज वाई जो एक्सरेज हैं वो ह्यूमन स्केलेटन में किसी भी डिफेक्ट को पता लगाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं।
अच्छा, यहाँ पर एक और इस्तेमाल है सीटी स्कैन का, ये जिसको कैट स्कैन भी कहते हैं, जिसको कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी कहते हैं, ये इस्तेमाल की जाती है। इसके अंदर भी एक्सरे इस्तेमाल की जाती है, जिसके अंदर ये सर्कुलर फॉर्म में जो है वो नंबर ऑफ डिटेक्टर्स और नंबर ऑफ एक्सरे सोर्सेज लगाए जाते हैं, जो पेशेंट की बॉडी के चारों तरफ घूमते हैं और एक 3D इमेज बनाते हैं पेशेंट की बॉडी का। अच्छा, आगे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप सिंपल कैलकुलेशन से इस्तेमाल कर सकते हैं लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी लेजर। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है लेजर जो है। शॉर्ट फॉर्म है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि ये एक एम्पलीफाइड रेडिएशन है जिसको अटेन किया जाता है बाय स्टिमुलेटेड एमिशन के। तो ये लेजर को हम इन जनरल बात करते हैं, एक डिवाइस होती है जिसके अंदर से ऐसी लाइट निकलती है जो ऑप्टिकली एम्पलीफाइड होती है और उसको स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से गेन किया जाता है। अच्छा जी, अब लेजर की एक और टाइप है जिसको मेजर कहते हैं। इसके अंदर अब चूंकि लेजर जो हम आम आपने जनरल देखी भी होगी, ये चूंकि विजिबल लाइट पर मुश्तमिल होती है, इसलिए हम उसको लेजर कहते हैं। और ये सिर्फ यहीं पर ही नहीं रुकती, माइक्रोवेव्स या रेडियो फ्रीक्वेंसी वाली जो वेव्स हैं वो अगर एम्पलीफाई की जाए बाय स्टिमुलेटेड एमिशन तो उनको हम मेजर कहते हैं। तो मेजर जो है वो विजिबल रीजन में नहीं होती, वो माइक्रोवेव्स होती है जो विजिबल नहीं है, बट वो भी प्रोड्यूस की जा सकती है बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा जी, अब लेजर को अंडरस्टैंड अगर करना है तो उसके साथ कुछ टर्म्स एसोसिएट है, सबसे पहले उसको समझना पड़ेगा। तो उनमें सबसे पहले आ जाता है स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है, उसके अंदर ऐसा है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो वो एक्साइटेड स्टेट में हो, एज वी ऑल नो ग्राउंड स्टेट में मोस्टली इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में होते हैं, बट किसी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से अगर वो किसी एक्साइटेड स्टेट में हो, तो जब वो एक्साइटेड स्टेट में जंप करके अपने लोअर स्टेट में आएगा, तो इस दौरान वो एक फोटोन जो है वो एमिट करता है और इस प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं। सेकंड जो प्रोसेस है, अच्छा ये हम बात कर रहे हैं कि जब जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिट करेगा बिटवीन टू डिफरेंट एनर्जी स्टेट के, तो वो किस किस तरह से पॉसिबल है। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी आपको बताइए, पॉसिबिलिटी या फर्स्ट तरीका का ये होता है कि एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जब वो जंप करता है, जब लोअर स्टेट की तरफ ग्राउंड स्टेट की तरफ इलेक्ट्रॉन फोटोन को एमिट करता है। और इसकी अपोजिट जो है वो सेकंड प्रोसेस है जिसको हम इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन कहते हैं। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होता है अपनी ग्राउंड स्टेट में और किसी एक्सटर्नल फोटोन को वो एब्जॉर्ब करता है और ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेजर के हवाले से इंपॉर्टेंट है, जिसको हम स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड एमिशन कहते हैं, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर। और उसके बाद एक फोटोन जो है वो एक खास एनर्जी का फोटोन, जो जिसकी एनर्जी जो है वो इन दो लेवल्स के जो एनर्जी डिफरेंस है उसके करीब करीब होती है, जब वो यहाँ पर आता है, इस इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, तो ये फोटोन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ग्राउंड स्टेट के साथ आता है और दो फोटॉन्स है वो अमिट करता है। इस प्रोसेस को हम स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड एमिशन कहते हैं कि एक्साइटेड स्टेट से हम एक्सटर्नली एक फोटोन जो है वो प्रोवाइड करवा के इलेक्ट्रॉन को जब वो ग्राउंड स्टेट पर ला रहे हैं और साथ में दो फोटॉन जो है वो अमिट हो रहे होते हैं। और यही जो फिनोमेना है इस्तेमाल होता है लेजर के अंदर, बड़े स्केल के अंदर। अब इसी फिनोमेना को अगर हम जरा बड़ा कर दें, हम जो है वो किसी ग्लास ट्यूब के अंदर एक साइड पर बिल्कुल जो है वो ग्लास इस तरह का लगा दे, इस सिलेंडर के एक साइड पर जो रिफ्लेक्टिंग मिरर हो और अदर साइड पर जो है वो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर हम यहाँ पर लगा दें और इसके अंदर हम गैस को फिल कर दें, तो जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो ये गैस जो है वो एक्साइट होती है और सेम वही इंड्यूस्ड जो स्टिमुलेटेड एमिशन वाला जो फिनोमेना है वो सभी एटम्स के साथ होता है और यहाँ से लेजर जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। अब इस सारे प्रोसेस में दो मसले हैं। पहला मसला तो यह है कि इतने सारे जो एटम्स अब यहाँ पर होते हैं, ये सारों के सारों को एक साथ एक्साइटेड स्टेट में रखना एक साथ ये बड़ा मुश्किल काम है। यानी कि वो सभी के सभी देखे ना, स्टिमुलेटेड एमिशन हमने ये देखा कि सभी एक्साइटेड स्टेट में हो,
और सभी एक साथ ग्राउंड स्टेट में है, तभी सब अपने अपना फोटोन एमिट करेंगे, तो तभी ही लेजर प्रोड्यूस होगी। लेकिन एक साथ इन सब एटम्स को इनके एक्साइटेड स्टेट में रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत कम देर के लिए रहता है। और सेकंड मसला ये है कि सभी की एक्साइटेड स्टेट सेम लेवल पर हो, तभी वो ग्राउंड स्टेट पर आते हुए फोटोन को एमिट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की एक्साइटेड स्टेट डिफरेंट लेवल पर है तो डेफिनेटली उसका फोटोन डिफरेंट होगा, तो वो एक दूसरे को एम्पलीफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये वो दो मसले थे जो प्रॉब्लम इनकाउंटर होती है इस प्रोसेस को करने में। तो उसका हल जो पेश किया गया वो पेश किया गया है मेटास्टेबल स्टेट की फॉर्म में। अब मेटास्टेबल स्टेट क्या है? ये भी एक्साइटेड स्टेट ही है, लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो स्लाइटली ज्यादा देर के लिए रहता है। यानी कि अगर नॉर्मल जो एक्साइटेड स्टेट है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 10⁻⁸ सेकंड तक रहता है, और मेटास्टेबल के अंदर ये 10⁻³ सेकंड तक रहता है। यानी कि 10⁵ 1 लाख टाइम ज्यादा जो है ना वो स्टे होता है इलेक्ट्रॉन का अपनी एक्साइटेड स्टेट यानी मेटास्टेबल स्टेट के अंदर, एज कंपेयर टू द एक्साइटेड स्टेट। तो दैट इज व्हाई मेटास्टेबल स्टेट जो है वो इतना टाइम प्रोवाइड कर देती है कि सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक साथ स्टिमुलेटेड एमिशन को एग्जिबिट करें, और जो है वो पॉपुलेशन इन्वर्जन जो है उसको गेन करें। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होती है? देखिए, नॉर्मली अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पॉपुलेशन इन्वर्जन है। जब भी आप डिस्कस करेंगे लेजर की, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन की बात जो है वो लाजमी होगी। अब पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होती है? नॉर्मली ये होता है कि हमारे पास जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं, और बहुत कम ऐसे होते हैं जो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। बट इसके लिए स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए हम एक्सटर्नली जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्रोवाइड करवा कर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मैक्सिमम ले जाते हैं एक्साइटेड स्टेट में। तो यू कैन सी कि पॉपुलेशन जो ग्राउंड स्टेट थी वो टोटली इन्वर्ट हो गई है और वो चली गई है मेटास्टेबल स्टेट के अंदर। तो इसको पॉपुलेशन इन्वर्जन कहा जाता है। पहले पॉपुलेशन सारी ग्राउंड स्टेट में थी और अब वो कहां पर चली गई? मेटास्टेबल स्टेट में। इसको हम पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए जी लेजर पंपिंग। अब लेजर पंपिंग भी एक बड़ी दिलचस्प चीज है और इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है लेजर की प्रोड्यूसर में। अब ये होता क्या है? लेजर पंपिंग क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रॉन्स को या एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए। उसको हम लेजर पंपिंग कहते हैं। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें हम कोई एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और जो एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट हो जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। अब उसके लिए देखिए, लेट्स सपोज हमारे पास कोई एटम है जिसकी जो है वो तीन एनर्जी स्टेट्स हैं। E0 जो है वो उसकी ग्राउंड स्टेट है, E1 और एक्साइटेड स्टेट है, E2 उसकी मेटास्टेबल स्टेट है और E3 जो है वो उसकी एक्साइटेड स्टेट है। तो जब हम इस पे कोई एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली एनर्जी गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे टुवर्ड्स डिफरेंट जो एक्साइटेड स्टेट्स हैं। कुछ E1 में चले जाएंगे। तो अब इस कंडीशन के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो E1 स्टेट में, कुछ मेटास्टेबल स्टेट E2 में और कुछ एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। अब E1 वाले और E3 वाले, चूंकि ये दोनों एक्साइटेड स्टेट्स हैं, यहाँ पर जो एटम है उनका स्टेट बहुत कम होता है। तो ये उस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो E1 वाले ये तो वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे, बट जो E3 वाले हैं ये आ जाएंगे हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट में। तो अब आप देख सकते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन अटेन हो चुकी है मेटास्टेबल स्टेट में। जो एटम्स हैं उनकी तादाद बढ़ चुकी है और इसी प्रोसेस को हम जो है वो पंपिंग कहते हैं, लेजर पंपिंग कहते हैं। और यहां से जब इलेक्ट्रॉन्स वापस जाएंगे तो यहां से वो रेडिएशंस को एमिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लेजर। अच्छा जी, अब यहां पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं हीलियम नियॉन लेजर के बारे में। ये सबसे कॉमन टाइप है, गैस लेजर की सबसे कॉमन टाइप है, जिसके अंदर एक ग्लास ट्यूब के अंदर 85% जो वो हीलियम फिल की जाती है, 15% जो वो नियॉन फिल की जाती है और उनके ऊपर पोटेंशियल अप्लाई करके उनसे लेजर जो है वो एमिट की जाती है।
हीलियम और नियॉन जो है उन दोनों को इकट्ठा इसलिए लिया जाता है कि दोनों की मेटास्टेबल स्टेट जो है वो आइडेंटिकल है। जो 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 20.66 यू कैन सी सिर्फ 0.05 का डिफरेंस है। ये उनकी जो मेटास्टेबल स्टेट है। और हाई वोल्टेज जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करता है हीलियम एटम्स को टू 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए हीलियम गैस जो है वो यहाँ से एक्साइट होगी और 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गैप के साथ ये हमारे पास चल जाएगी अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर। एंड ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास नियॉन है वो यहाँ से एक्साइट होगी और ये हमारे पास पहुंच जाएगी अपनी एक्साइटेड स्टेट में 20.66 पर, और यहाँ से आएगी मेटास्टेबल स्टेट पर। और इस रीजन के दौरान जो ये 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रीजन का गैप है यहाँ पर जो है वो लेजर जो है वो अमिट होगी और जिसकी वेवलेंथ लैम्डा इक्वल एनएम है, और यहाँ से जो लेजर है उसको अटेन किया जाएगा। अब इस लेजर की वेवलेंथ जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय हैविंग द एनर्जी। जो एनर्जी है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों जो एनर्जी स्टेट है उनको उनका डिफरेंस निकाल कर। अब उनका डिफरेंस हम निकालेंगे, ये इन द फॉर्म ऑफ जूल्स हम निकालेंगे। ई का फॉर्मूला एज वी नो इज इक्वल टू एच एफ और एफ इज इक्वल टू सी और लैम्डा वैल्यूज पुट करें। लैम्डा का फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा सी ओवर ई। ये सभी कांस्टेंट्स हैं, वैल्यूज को पुट करें, कैलकुलेट करें तो हमारे पास लैम्डा आ जाती है 6.334 10 पावर माइनस 7 या 63.4 नैनोमीटर, जो कि रेड कलर को कॉरस्पॉन्ड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर। तो जो हीलियम नियॉन लेजर है वो रेड कलर की जो लेजर है वो हीलियम नियॉन लेजर होती है, और इस वेवलेंथ की लेजर जो हमारे पास एमिट होगी। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि लेजर और ऑर्डिनरी लाइट में डिफरेंस क्या है। क्या डिफरेंस आता है जो एक लाइट बल्ब की लाइट है और एक जो लेजर की लाइट है। तो सबसे पहले ये कि लेजर की जो लाइट होती है वो मोनोक्रोमेटिक होती है, क्योंकि वहां पर तमाम एटम्स जो है वो एट द सेम टाइम सेम स्टेट पर मेटास्टेबल स्टेट पर होते हैं, और जब वहां से वो जंप करते हैं टुवर्ड्स द ग्राउंड स्टेट तो एक जितनी एनर्जी वाले जो फोटॉन्स हैं उनको एमिट करते हैं। दैट इज वाई बहुत ही मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो अटेन होती है। इस तरह जो लेजर की लाइट है वो कोहेरेंट होती है, क्योंकि जो लेजर लाइट है वो आपने देखा होगा कि कई किलोमीटर तक जो है वो देखी जा सकती है। उसकी वजह ये उनकी कोहेरेंस है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्साइटेड स्टेट से एट द सेम टाइम जो वो जंप करते हैं टुवर्ड्स इट्स लोअर एनर्जी स्टेट, और सेम टाइम में सेम डायरेक्शन में जो वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करते हैं। दैट इज व्हाई लाइट जो वो कोहेरेंट और यूनिडायरेक्शनल होती है, उसी एक डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बाकी सब एटम जो है वो अपने फोटॉन्स को एमिट कर रहे होते हैं। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा फोकस होती है, उसका अपर्चर जो है वो बहुत ही स्मॉल रखा जाता है जिसमें से वो फोटॉन्स निकल होते हैं। दैट इज वाई लेजर कम, बहुत कम लेजर जो वो डिस्पर्स होती है और इंतहाई कंपोज और फोकस लाइट होती है। अब लेजर को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, सबसे पहले तो लेजर को मेडिकल फील्ड में यूज किया जाता है। जैसे कि इसको जो आई सर्जरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अल्सर को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डिजीज प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और भी अब तो खैर बहुत सारी जो यूजेज है वो लेजर के आ चुके हुए मेडिकल फील्ड के अंदर। इसका सीडीज को, अगर आपने कभी सीडी प्लेयर को खुला हुआ देखा हो तो उसके अंदर भी लेजर लाइट को ही इस्तेमाल किया जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क के ऊपर जो डाटा रिकॉर्ड होता है उसको रीड आउट करने के लिए। उसके बाद सुपरमार्केट में अगर आप कभी गए हो तो रेड लाइट का एक स्कैनर पड़ा होता है, इसके आगे वो प्रोडक्ट्स को स्कैन करके उसका बिल बनाया जाता है, तो उसके अंदर भी लेजर लाइट इस्तेमाल हो रही होती है जो बारकोड को रीड कर रही होती है। इस तरह जो फाइबर ऑप्टिक्स है कंप्यूटर्स के या इंटरनेट के लिए उसके अंदर भी लेजर लाइट इस्तेमाल की जाती है फॉर द बेटर कम्युनिकेशन। सो दैट्स इट। यहाँ पर हमारा सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई आपके मन में क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।